Namaskar. Let us go ahead in the chapter Cell. In addition to endomembrane system में हमने क्या क्या देखा है? Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles. They are the part of endomembrane system. There are several other cell organelles bound by the single layer of the plasma membrane. लेकिन ये सिंगल लेयर में भी कभी-कभी यहाँ पे दिया है कि हाफ यूनिट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देयर। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आज ये स्मॉल बॉडीज which are called as microbodies. Microbodies are specifically peroxisomes and glyoxysomes. तो peroxisomes and glyoxysomes ये ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रिस्टलाइन कोर है इनके अंदर। ये जो क्रिस्टलाइन कोर है उसमें बहुत सारे प्रोएंजाइम्स, प्रिमिटिव एंजाइम्स रहेंगे व्हिच विल be activated to form various active enzymes. So peroxisomes, glyoxysomes. वैसे बोला जाए तो peroxisomes and glyoxysomes they are considered as the microbodies और और एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली रहती है जिसे हम बोलते हैं स्पेरोसोम या oleosome are the small organelles bounded by the single membrane which take part in storage and synthesis of fat. वो भी इन्हीं के सरीके रहती है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहने वाली है। पेरोक्सिसोम्स, स्पेरोसोम्स एज वेल एज ग्लायोक्सिसोम्स इनके बारे में पहले हम देखने वाले हैं। पेरोक्सिसोम्स इस तरीके से रहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये देखिए ये भी उसका एक चित्र है। सिंगल लिपिड बाइलेयर आपको दिख रहा है उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड नहीं है जैसे नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसमें सिंगल लेयर ऑफ द लिपिड इन सॉरी डबल लेयर ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऐसे ही रहेगा लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड लेकिन यहाँ पे आपको उनके मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स नहीं दिख रहे। ये अ, इसी प्रकार से माइक्रोबॉडीज का स्ट्रक्चर रहता है। ग्लायोक्सिसोम्स आर द स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स फाउंड इन प्लांट्स। अगर हम बोलते हैं कि देखिए peroxisomes are found both in plants and animals. Listen carefully. Peroxisomes are found both in plants and animals, whereas sperosomes they are mostly found in plants. Sperosomes are mostly found in plants, and glyoxysomes they are only found in plants. So, in plants and animals, peroxisomes, mostly in plants, sperosomes, only in plants, glyoxysomes. Okay, तो ये कंपैरेटिव स्टडी इन तीनों की याद रखिए आप। सभी जो माइक्रोबॉडीज है ना वो इसी प्रकार से रहती है और भी यहाँ पे ग्लायोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम्स की एक कंपैरेटिव स्टडी दी है। देखिए ग्लायोक्सिसोम्स दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड फिलामेंटस फंजाई। फंजाई में भी रहते हैं वो। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई and peroxisomes present in almost all eukaryotic cells. यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में रहेंगे, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये रहने वाले हैं, यानी प्रोटिस्टा में भी ये रहने वाले हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट्स इन सभी में पेरोक्सिसोम्स रहते हैं। Catalysis of a formation of acetyl CoA from fatty acids stored within the germinating seeds. वैसे भी बोला जाता है कि ग्लायोक्सिसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? लेट अस सी। Membrane-bound organelles contain enzymes that convert fatty acids to sugar. जो भी stored fatty acid है, कभी-कभी हम बोलते हैं ऑयल कंटेनिंग सीड्स जिनसे अलग-अलग प्रकार के ऑयल्स निकलते हैं, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा। तो जो भी ऑयल कंटेनिंग सीड्स है, लिनसीड या जवस का जो सीड रहता है वो, ये सभी ऑयल कंटेनिंग सीड्स रहते हैं।
तो ये सभी सीड्स में उनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? जैसे अगर हम फली बोलेंगे ग्राउंड नट, तो उनके कॉटिलेडॉन्स में स्टोर्ड फैटी एसिड्स रहते हैं, इसीलिए तो उनसे तेल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी सीड में जो भी स्टोर्ड फैटी एसिड्स रहते हैं, जब सीड का जर्मिनेशन होगा तब उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के बाद ही जो स्टोर्ड फूड है उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि फैटी एसिड्स वैसे के वैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकते, उनसे सीधे एनर्जी डिराइव नहीं हो सकती है। उसके लिए पहले उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन दैट सिंपल शुगर will be broken down in the process of respiration to get energy in the form of ATP. Okay, so fatty acids, they are first converted into the simple sugar and then these simple sugars are broken down in the process of respiration to get ATPs, and when ATPs break down they will release energy. Correct? ATP, they are such compounds present in the cell which conserve the energy. जब ATP का ब्रेकिंग डाउन होता है तब एनर्जी का रिलीज होने वाला है। तो मैंने अभी क्या बताया फिर से एक बार आपको बताती हूँ कि जो भी ऑयल सीड्स है उनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल कैसे रहेगा, क्योंकि कोई भी सीड में, सीड यानी क्या होता है, उसमें है एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए फूड मटेरियल सीड में भरा हुआ है। करेक्ट? तो जब सीड को हम पानी में डालते हैं, पानी में सोक करने के बाद जब कपड़े में रैप करके रखते हैं तो उससे छोटे-छोटे प्लूम्यूल रेडिकल उसमें से निकल आते हैं। ये इसलिए क्योंकि प्लूम्यूल और रेडिकल के ग्रोथ के लिए जो फूड मटेरियल है, वो उन्हीं के पास है। वो फैटी एसिड्स के स्वरूप में रह सकता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में रह सकता है या स्टार्च के फॉर्म में रह सकता है। तो all that must be first converted into simple sugar, then and then only it can be utilized, and the growth of the embryo to bring about formation of plumule and radicle can occur only with the help of or by utilization of sugar. तो फैटी एसिड का ऑयल सीड में शुगर में रूपांतर करने वाला जो एक सिंपल ऑर्गेनेली है या माइक्रो बॉडी है उससे हम बोलते हैं ग्लायोक्सिसोम। क्लियर हो गया? They can be observed in cells of germinating seeds where the cells utilize stored fats as source of sugar till it starts photosynthesizing on its own. यानी जो भी ऑयल कंटेनिंग सीड्स है सनफ्लावर जैसी, तो उनमें रहने वाला फैटी एसिड पहले शुगर में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लायोक्सिसोम, क्योंकि उसमें एंजाइम्स है जो फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने में मदद करने वाले हैं। और फिर ये जो सिंपल शुगर है वो एम्ब्रियो को बढ़ाने में मदद करेगी एंड देन द फोटोसिंथेसिस विल स्टार्ट। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो the leaves will appear and then the photosynthesis will start, and then there will be no utilization of this fat or till that the fat of the seed will be vanished. Okay, that is about the glyoxysome. समझ में आ गया आपको? अब मैं बताती हूँ पेरोक्सिसोम के बारे में। पेरोक्साइड का मतलब आपको पता है, it is very corrosive chemical, H2O2. Nowadays, for surface sterilization also, such peroxides they are utilized. अगर पस जमा हो जाता है कोई भी जख्म के ऊपर, तो वो पस की जो परत है वो निकालने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज एक्चुअली सरफेस स्टेरिलाइजर। ओके, और सोडियम
हाइपोक्लोराइड बोलिए या हाइड्रोजन peroxide बोलिए, all these are the surface sterilizing substances which readily brings about oxidation. ठीक है, तो पेरोक्सिसोम्स ऐसे माइक्रोबॉडीज है सेल में जिनमें एंजाइम्स भरे हुए हैं जो पहले अमाइनो एसिड या यूरिक एसिड जैसे लार्जर कंपाउंड्स का डिसोसिएशन करके उनका फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। देखिए, मैं फिर से बताती हूँ आपको, पेरोक्सिसोम उनका कन्वर्शन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। देखिए, what are peroxisomes? They are microbodies, membrane bound. Peroxisomes are membrane bound organelles occurring in the cytoplasm of almost all eukaryotic cells. ये peroxisomes आपको दिख रहे हैं ऐसे? ये वाला peroxisome यहाँ पे बड़ा करके दिखा है। Human cells may contain up to 100 peroxisomes depending on the type of cell found in all eukaryotic cells. इनका काम क्या है? पेरोक्सिसोम्स में ऐसे एंजाइम्स रहते हैं कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिसोसिएट कर सकते हैं। दैट द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज कैटालेज एंजाइम। द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच कैन degrade hydrogen peroxide to water and oxygen is catalase. अब क्यों इसे जल्दी से डिग्रेड करना है? ये ना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड और यूरिक एसिड के डिग्रेडेशन से फॉर्म हुआ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म्स आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ uric acid and amino acids. यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड्स के डिग्रेडेशन से जो फॉर्म होता है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये डिग्रेडेशन के लिए भी एंजाइम्स पेरोक्सिसोम्स में ही रहते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेजेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्सीडेजेस, है ना। तो कैटालेज तो उनमें है लेकिन ऑक्सीडेजेस भी है। अब ये एंजाइम के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यू सी ASE इंडिकेट द नेम ऑफ एंजाइम, सफिक्स ASE इंडिकेट्स द नेम ऑफ एंजाइम। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो है ऑक्सीडेज, जो हाइड्रोलाइसिस करवाता है वो है हाइड्रोलेज। ओके, तो पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे आपको दिख रही है। पेरोक्सिसोम्स कंटेन ऑक्सीडेज एंजाइम एंड लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलेजेस। यानी सिंपल ऑक्सीडेशन, the larger molecules they are dissociated to form the simple molecules, that is called as oxidation process. But hydrolysis जो कि हाइड्रोलाइसिस करवाने वाले लाइसोसोम्स में रहते हैं, they add the water molecule to the larger molecule so that it will be dissociated into their simple units, that is hydrolase. So oxidase and hydrolase, they originate from endoplasmic reticulum. Peroxisomes originate from ER and lysosomes originate from Golgi. ये दो पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम की कंपैरेटिव स्टडी के लिए। आप लिख लीजिए, वीडियो को रुका के लिख लीजिए ये दो पॉइंट्स। पेरोक्सिसोम्स कंटेन ऑक्सीडेजेस, lysosomes contain hydrolases. They originate from endoplasmic reticulum, peroxisomes, and lysosomes originate from Golgi apparatus. Okay. इनमें कैटालेज और ऑक्सीडेजेस ऐसे एंजाइम्स रहते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं देखते हैं हम, बहुत हमें अंदर तक नहीं जाना है उसके। ये पेरोक्सिसोम दिख रहा है, यूरेट ऑक्सीडेज। मैंने बताया कि यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स पेरोक्सिसोम में रहते हैं, तो इन्होंने ये लेबल किया है यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन कोर करके।
that will act over the uric acid so that it will be converted. It will dissociate and then there will be formation of the hydrogen peroxide H2O2 that will occur in the presence of this oxidase enzyme. मैं पहली रिएक्शन बताती हूँ, है ना? अच्छे से आपको सुनना है बेटा, बिल्कुल कठिन नहीं है। पेरोक्सिसोम में होने वाली दो रिएक्शंस मैं आपको बता रही हूँ। पहली रिएक्शन ये है कि वो यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन करके उसका रूपांतर करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। और भी कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते होंगे, लेकिन जो एक प्रोडक्ट कोरोसिव प्रोडक्ट जो सेल के लिए अच्छा नहीं है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड दैट रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम दैट मे बी यूरेट ऑक्सीडेज या अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए जो यूज होता है वो। सो ऑक्सीडेजेस व्हाट विल दे डू? They will oxidize uric acid or amino acid into some product along with hydrogen peroxide. ओके, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनके ऑक्सीडेशन से तैयार हो रहा है जो कि सेल के लिए अच्छा नहीं है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा? That will be acted upon by catalase enzyme so that it will be converted into water and oxygen. Because what is hydrogen peroxide? It is H2O2, है ना? ये वाली रिएक्शन यहाँ पे दी है, आप देख रहे हो। देखिए, first several oxidases combine oxygen and hydrogen to form H2O2. ये पहली रिएक्शन होती है पेरोक्सिसोम में। और जो दूसरी रिएक्शन है that occurs in the presence of catalase enzyme which converts the H2O2 into neutral water and oxygen. ये दोनों रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये लिखना है, ठीक है? So this is about the peroxisome. Now let us read. Peroxisomes contain enzymes that remove hydrogen atoms from the substrate and produce toxic hydrogen peroxide by utilization of oxygen. At the same time, peroxisome also contains enzymes that convert toxic H2O2 into water and oxygen. Conversion of toxic substances like alcohol takes place in the liver cell by peroxisome. यानी जो भी अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनके लीवर में अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, and then it will be neutralized because it is also toxic. Alcohol is first converted into acetaldehyde and that is toxic for our body, that may cause fatty liver syndrome, but as peroxisomes are present there, they will neutralize the alcohol and byproduct. They are abundant in cells of liver and kidney where they are required the most because they bring about डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसे ऑक्सीडाइज करने का काम पेरोक्सिसोम्स करते हैं, इसीलिए हमारे लीवर और किडनी में पेरोक्सिसोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? पेरोक्सिसोम्स ऐसे होते हैं बेटा, सिंगल लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट ऐसे, और इसमें यूरेट ऑक्सीडेज दिख रहा है, क्रिस्टलाइन कोर ऑफ ए यूरेट ऑक्सीडेज, क्योंकि यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड्स को ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है, ठीक है? ये एंजाइम है। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? जो कैटलिस्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम के। Enzymes are the catalysts of the biological system and they enhance the rate of reaction without entering into reaction. They enhance rate of reaction without entering into reaction. They are called as enzymes. तो पेरोक्सिसोम्स क्लियर हो गया? मैंने ग्लायोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम अभी तक आपको पढ़ाया है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। ग्लायोक्सिसोम्स ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उनका कन्वर्शन
शुगर में करते हैं, जो कि रेडीली अवेलेबल है रेस्पिरेशन के लिए, रेडीली अवेलेबल की जाती है रेस्पिरेशन के लिए सीड्स में वगैरह, इसीलिए ग्लायोक्सिजोम्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं सीड्स में ग्लायोक्सिजोम्स। ओके, देन ये पेरोक्सिसोम्स आपको दिख रहे हैं। अभी अभी हमने देखा था कि पेरोक्सिसोम्स ये ईआर से निकलते हैं और लाइसोसोम गोल्गी से निकलते हैं, गोल्गी से निकलने वाले लाइसोसोम्स। ओके, और पेरोक्सिसोम्स फ्रॉम ईआर। और ये रिएक्शन भी आपको याद हो गई, 2-3 बार सुन लेना बेटा, यानी अच्छे से याद हो जाता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट द स्पेरोसोम। Are found mainly in cells involved in synthesis and storage of fat. For example, endosperm of oilseeds. The membrane of sperosome is half unit membrane. That is, this membrane has only one phospholipid layer. These are found mainly in cells involved in the synthesis and storage of fat. Okay? जो हम अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो ग्लायोक्सिजोम में क्या है, वो भी फैटी एसिड से संबंधित है, लेकिन ग्लायोक्सिजोम ये फैटी एसिड का डिसोसिएशन करवाता है। ये चीज़ आप पेरोक्सिजोम और ग्लायोक्सिजोम की जोड़ी बना के याद कर लो। वैसे भी बोला जाता है कि जो माइक्रोबॉडीज है ना, वो है पेरोक्सिजोम और ग्लायोक्सिजोम, है ना। और फिर इससे बोला जाता है सेल ऑर्गेनेली। ओके, तो पेरोक्सिसोम का जैसे फंक्शन है कि ऑक्सीडेशन, वैसे ही ग्लायोक्सिसोम्स का फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स टू फॉर्म शुगर। लेकिन स्पेरोसोम का फंक्शन है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स। स्पेरोसोम्स सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स। ओके, ये दोनों से इसका फंक्शन अलग है, इसीलिए इसे अलग रखा जाता है। एंडोस्पर्म, जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि सीड का जो हिस्सा जहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज होता है मोनोकॉट्स में, उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। वो एक्चुअली फूड होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग प्लूम्यूल और रेडिकल के लिए वो स्टोर्ड फूड होता है एंडोस्पर्म। तो ऑयल सीड्स में एंडोस्पर्म में क्या रहेगा, फैट्स भरे हुए रहेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं सीसम, तिल्ली। तिल्ली में उसके एंडोस्पर्म में क्या भरा हुआ है, फैट्स, क्योंकि उसमें उससे हम सीसम का तिल का तेल निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स है तो उसमें फैट्स का सिंथेसिस और स्टोरेज ये काम स्पेरोसोम का रहता है। द मेम्ब्रेन ऑफ स्पेरोसोम इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। ये चीज आपको अलग से याद करनी है क्योंकि लिपिड बाइलेयर नहीं है, लिपिड सिंगल लेयर है। ओके, बाकी पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम में लिपिड बाइलेयर रहेगा जो मैंने अभी दिखाया, लेकिन स्पेरोसोम में only one phospholipid layer, single phospholipid layer is present। हाँ, मैंने पूरे कंपैरेटिव स्टडी करवा दी है आपको कि ये तीनों कहाँ कहाँ पे रहते हैं, इन तीनों का फंक्शन क्या है, इन तीनों के मेम्ब्रेन्स कैसे रहते हैं और उनकी ओरिजिन भी कहाँ से है। ओके, तो आपको एक काम देती हूँ, स्पेरोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ऐसे इंटरनेट पे डालो और देखो, क्योंकि पेरोक्सिसोम तो हमने देखे कि ये ईआर से निकलते हैं और पेरोक्सिसोम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है ग्लायोक्सिसोम, तो वो भी ईआर से निकलता है। और लाइसोसोम्स ये गोल्गी से निकलते हैं। वैसे आपको देखना है कि स्पेरोसोम्स कहाँ से निकलते हैं। ओके, यू सी दैट स्टडी। Everything is important बेटा, other than textbook nothing is there। इसीलिए टेक्स्ट बुक की स्टडी करना ये पहली स्टेप होंगी सक्सेस के तरफ जाने की, जीत के तरफ जाने की। नाउ लेट अस गो अहेड।
These two double membrane bound structures are present in the cell. They are mitochondria as well as chloroplast. अब इनके बारे में ऐसे बोला जाता है, आई विल शो यू द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. यह है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डबल मेम्ब्रेन है. इनमें खुद का डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है. यू कैन सी दे कैन duplicate themselves just like that of a bacteria. They can duplicate themselves. इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, डबल लिपिड बाइलेयर है उनके पास. ग्राना स्टोमा उनका खुद का डीएनए भी रहता है, क्लोरोप्लास्ट का. राइबोसोम्स, आरएनए सब उनके खुद के रहते हैं एंड दे कैन ब्रिंग अबाउट देयर ओन डुप्लीकेशन जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है सेल विद इन सेल. इनको दूसरे नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज. They are considered as semi-autonomous bodies. Why? Because they can duplicate themselves. They are having their own DNA. They are having their own RNA. DNA में पूरी information है, तो उनके duplication की information, उनके proteins की information उनके DNA में है. वो खुद को duplicate कर सकते हैं, है ना. So they are called as semi-autonomous bodies. और उनके लिए एक hypothesis दिया है, एक theory दी है. They are considered as endosymbionts in the eukaryotic cell. What are they? Chloroplast and mitochondria. Mitochondria and chloroplasts. They are considered as endosymbionts. Endosymbionts पहले symbiosis की definition आप लिख लीजिए. The interaction within two organisms in which both are getting benefited. Normally symbiosis की definition ऐसी ही होती है. मैं फिर से बताती हूँ. Intimate interaction, intimate relationship within two organisms in which both are getting benefited. That is called as symbiosis. तो ये जो है, ऐसे हुआ होगा कभी कि कोई एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है कि जो ऑक्सीजन को लेके एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का डिसोसिएशन दिखाते हैं. मैंने एरोबिक की डेफिनेशन आपको कैसे बताई? देखिए, हर एक चीज नहीं लिखनी है, कुछ चीजें लिखते हुए करो. और ये रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास है ही, 2-3 बार सुनो तो हर चीज याद हो जाएंगी, है ना. और बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक में दी है. मैं जब बोलती हूँ कि लिखना है तब लिखा करो, यानी इसका मतलब है वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इसलिए आपने लिखना है. तो सिम्बायोसिस की डेफिनेशन आपने लिख ली. वैसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की भी डेफिनेशन आप लिखिए. द ऑर्गेनिजम्स which need free molecular oxygen for respiration. Organisms which need free molecular oxygen for respiration. They are called as aerobic organisms. और anaerobic किससे बोलेंगे वो भी लिख लीजिए. Anaerobic organisms which do not need free molecular oxygen for respiration. आगे जाते हुए ये सभी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी. हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो बहुत पहले किसी यूकैरियोटिक सेल में चले गए. अब ये यूकैरियोटिक सेल को मदद कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, जिनको अभी हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया.
क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है, इसीलिए हम उनको एरोबिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं। मीन्स दिस बैक्टीरिया बहुत बहुत पहले, जब लाइफ का क्रिएशन शुरू था, छोटी छोटी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत बड़े समुंदर में, जो हॉट डाइल्यूट सी जैसा, हॉट डाइल्यूट सूप, न्यूट्रिएंट सूप जैसे था, ऐसे बड़े से सी में बहुत सारे प्रकार की सेल्स का इवोल्यूशन हो रहा था। तब ऐसे हुआ कि कुछ एरोबिकली रेस्पायरिंग बैक्टीरिया ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए और उन्हीं के साथ खुद का डुप्लीकेशन करवाने लगे और उन्हीं के साथ रहने लगे, उन्हीं के अंदर रहने लगे। उनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक थियरी है, हाउ दे इवॉल्व एंड व्हाई दे आर हैविंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, though the cell's genetic material is present in the nucleus, but they are also having their own genetic material. तो ऐसे बोलते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया दे एंटर्ड टू फॉर्म द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया entered the cell to become chloroplasts. तो मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स कैसे बने, क्योंकि इनके पास अभी क्लोरोप्लास्ट है। तो इसी को बोलते हैं एंडोसिम्बायोट थियरी, एंडोसिम्बायोटिक इवेंट्स। इस तरीके से ये मॉडर्न हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल बनी और फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल बनी, जिसको हम बोलते हैं प्लांट्स। प्लांट की सेल इस तरीके से बनी, इनमें क्लोरोप्लास्ट है, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उससे हम बोल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं किया जाता है, यानी लिविंग सेल ही, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो वो लिविंग सेल में देखना पड़ेगा। एंड राइट वन थिंग, द स्टेन specifically utilized for staining mitochondria is Janus green. Janus green. The stain which is utilized to color the mitochondria is Janus green. The living cell is stained, write it down. Living muscles are normally stained to study mitochondria. किसी फ्रॉग को वगैरह अगर क्लोरोफॉर्म देके उसे बेशुद्ध कर देते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं, और फिर उसकी लेग मसल्स निकालनी है, वो स्लाइड के ऊपर रखेंगे और स्लाइड के ऊपर फिर जेनस ग्रीन डालेंगे, क्योंकि वो मरा नहीं था ना फ्रॉग, लिविंग फ्रॉग की मसल्स हमने निकाली है। और जेनस ग्रीन डालने के बाद उस पर कवर स्लिप डाल के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं लिविंग सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, लिविंग सेल के माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। आप इसका भी नाम लिखिए, दैट इज नोन एज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। Mitochondria can be stained with the help of Janus green and can be studied under microscope, can be viewed under microscope by phase contrast microscopy. Okay, everything is important. तो ऐसे इनको स्टेन करके देखा जाता है। अब देखिए यार, इसमें बहुत सारे इनफोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन के। दिस इनफोल्डिंग्स दे आर नोन एज क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन विथ मेनी इनफोल्डिंग्स।
ये क्रिस्टी कहलाते हैं, दीज आर द क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ये जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं ना, दे आर F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मैंने 3 नाम बताए, F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आपको फिर से बताती हूँ, F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑर्गेनेली ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी बनाने के लिए बनी है या वहाँ पे है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड एक ऑक्सीजोम्स, दे bring about formation of ATP specifically. They bring about formation of ATP क्योंकि उनके हेड में ATP सिंथेटेज एंजाइम रहता है, इसे बोलते हैं F1 पार्टिकल एंड दे आर प्रेजेंट ओवर द क्रिस्टी। अब 11th के लेवल पे आपको इतना ही याद करना है कि दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी फॉर्म हुई है और क्रिस्टी के ऊपर रहता है F1 पार्टिकल की जो एटीपी के सिंथेसिस के लिए मदद करता है। बाकी इनमें खुद के आरएनए डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए वो खुद डुप्लीकेट हो सकते हैं। दीज आर द F1 पार्टिकल्स। ये वाले जो दिख रहे हैं वो ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर रहने वाले ये F1 पार्टिकल्स है। ओके, और देखिए यहाँ पे पॉलीराइबोसोम भी दिख रहे हैं आपको, एक ही एमआरएनए को जुड़े हुए बहुत सारे राइबोसोम्स। द डीएनए क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में रहने वाले जो राइबोसोम्स है ना, वो 70S प्रकार के राइबोसोम्स है, 70S काइंड ऑफ राइबोसोम्स। मैंने राइबोसोम के बारे में पहले ही आपको बता दिया है। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, और उसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है ये एस, यानी इसकी वैल्यू है 1s इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड। यानी एक हाथ पार्टिकल अगर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो कितने समय में वो नीचे जाके बैठता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में एक टेस्ट ट्यूब रखी है और सेंट्रीफ्यूगेशन में एक हाथ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को नीचे जाके बैठने में कितना समय लगता है, यानी टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से हमने राइबोसोम्स बहुत बार देखा है, क्योंकि वो जगह जगह पे आता है, ER पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है, और जब हम प्रोटीन सिंथेसिस सीखने वाले हैं तो भी राइबोसोम्स की और डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन and RNA. Ribosomes consist of proteins and RNA, and they help in the formation of protein. They are the site of protein synthesis. Okay. तो चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रियल ribosomes are 70S type, just like that of in bacteria. In chloroplast also 70S type of ribosomes are present. देखिए, in chloroplast and in mitochondria and in bacteria, the kind of ribosome is 70S type. Hence, some scientists predicted that chloroplasts and mitochondria are prokaryotic cells within eukaryotic cells. In other words, they are cell within cell. Okay, एंडोसिम्बायोट थियरी, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसके बैक्टीरिया के जैसे हैं। चल, एक ही इसमें एक्सेप्शन है। मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, लेकिन
जो भी मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 55s राइबोसोम रहता है। इन द मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया 55s राइबोसोम इज प्रेजेंट। याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कभी मैं एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ, कभी स्टेट बोर्ड से, अल्टरनेटली हम पढ़ रहे हैं, दोनों में सिमिलर सिमिलर चीज़ें दी है और जो भी उनमें दिया है मेरे बोलने में भी वो आता है। सो लेट अस रीड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम एनसीईआरटी। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, मैंने स्टेनिंग प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे स्टेनिंग के स्टेन या स्पेसिफिक स्टेनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक रेफरेंस आया है और जिस चीज़ों का रेफरेंस इन बुक्स में दिया है उनके बारे में तह तक जाके खोजना, इसी को बोलते हैं पढ़ाई करना। ओके, इसीलिए मैंने जेनस ग्रीन का नाम आपको बताया क्योंकि स्टेनिंग के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे लिखा है। So mitochondria, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. और कौन से माइक्रोस्कोपी से हम देखते हैं? फेज कॉन्ट्रास्ट, उसी से लिविंग सेल देखी जाती है। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. Sorry. Typically, it is sausage-shaped or cylindrical, having diameter of 0.2 to 1.0 micron. Each mitochondria is double membrane-bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. The outer compartment and inner compartment. The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called as cristae. टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, यानी क्रिस्टी किसकी तरफ रहती है? मैट्रिक्स की तरफ। इन्हीं को क्रिस्टी बोलते हैं। ये है आउटर चेंबर, ये है इनर चेंबर। इनर चेंबर में मैट्रिक्स है, आउटर चेंबर में फ्लूइड भरा हुआ है ना। इनर में डेंस होमोजेनस फ्लूइड है। इनर फ्लूइड इज डेंस देन दैट ऑफ द fluid which is present in the outer chamber. The cristae increase the surface area. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence, they are called powerhouses of the cell. The matrix also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes, and the components required for the synthesis of proteins. The mitochondria are divided by the fission. Divide by fission. ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड themselves. वैसे क्लोरोप्लास्ट का भी डिवीजन हो सकता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम प्लास्टिड्स के बारे में देख लेते हैं। उन्हीं का एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए, आपको आगे जाके रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ऐसे दो बड़े चैप्टर्स सीखने हैं। उसमें और भी डेप्थ में हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इसीलिए अभी जितना टेक्स्ट बुक बेस्ड है ना उतना ही नॉलेज हम लेते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाके पूरी रिएक्शंस भी हमें देखनी पड़ेंगी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की, तब इनका पूरा स्ट्रक्चर फिर से अल्ट्रा स्ट्रक्चर उनका हम देखने वाले हैं। नाउ सी व्हाट आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब यहाँ पे ये एनसीईआरटी है। क्लोरो का मतलब होता है
ग्रीन लिख लीजिए। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और ल्यूको का मतलब होता है वाइट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ऐसे अलग अलग प्रकार है प्लास्टिड्स के। द chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigment. First I will tell you and then we will read. ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें भी दो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। जहाँ पे लाइट का ट्रैपिंग होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राना। देयर इज अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। देखिए, ग्राना इज अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। The single coin-like structure is called as thylakoid. The stack of thylakoid is called as grana, and these grana are attached together with the help of lamellae or thin membrane, delicate membranes which are called as stroma lamellae. Stroma lamellae, attachment of two grana. Hence, another name of stroma lamellae is intergrana lamellae. क्योंकि ये दो ग्राना को जोड़ता है, इसीलिए उसे बोला जाता है इंटरग्राना लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली और इंटरग्राना लैमेली। फिर से बताती हूँ, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड, और इसकी जो ये गड्डी है या स्टैक है, द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्राना। दो ग्राना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्राना लैमेली से, और ग्राना जहाँ पे सस्पेंडेड है, ऐसे थिक लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। The thick amorphous liquid which is present within the inner membrane is called as stroma. ठीक है, ये यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है उसे बोलेंगे हम स्ट्रोमा, जिसमें ग्राना सस्पेंडेड है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा था कि जो दो मेम्ब्रेन है उनमें से जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, लेकिन यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, they are not folded. You see, all the two membrane, both the membranes, they are smooth. They are not folded, they are not forming any crusty. But within inner membrane, in the inner chamber, grana are suspended. This is outer chamber. ये बाहर का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो चेम्बर रहेगा उसे हम बोलते हैं आउटर चेम्बर, और ये वाला इनर चेम्बर है उसका। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, that is also fluid, that is also filled with the fluids. So this is intermembrane fluid, जो आउटर चेम्बर है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस विच इज फिल्ड विद द इंटर मेम्ब्रेन फ्लूइड। और यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी, इंटर मेम्ब्रेन फ्लूइड जैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। द स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड, दैट्स ऑल। तो बोलते बोलते अगर कुछ अलग मैं सोच लूँ ना तो अलग बोल देती हूँ, इसलिए। तो फिर से बताती हूँ, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस विच इज फिल्ड विद द फ्लूइड। इन द इनर स्पेस मेनी ग्राना आर प्रेजेंट, दे हेल्प इन द ट्रैपिंग ऑफ लाइट। और स्ट्रोमा में क्या होता है, जो भी लाइट ट्रैपिंग के कारण एनर्जी क्रिएट होती है एटीपी के फॉर्म में, that energy is utilized for the formation of glucose. That energy is utilized and there is formation of glucose. So in the stroma, glucose formation occurs, and in grana, the light energy is trapped and ATP formation occurs. मैं फिर से बताती हूँ, कहानी के जैसा सुनना है। ये क्या है, ग्राना, और बाकी यहाँ पे जो लिक्विड है उसे बोलेंगे स्ट्रोमा।
स्ट्रोमा क्या करता है? पहले ग्राना क्या करता है देखिए, लाइट को ट्रैप करता है और उसका कन्वर्शन एक यूजेबल एनर्जी फॉर्म में कर देता है, दैट इज एटीपी। और एटीपीज का यूटिलाइजेशन करके स्ट्रोमा में शुगर का फॉर्मेशन होता है। So in the stroma there is formation of sugar and light trapping occurs within grana. ये जो लिफ का स्ट्रक्चर है ना आपको दिख रहा है, दिस इज द टीएस ऑफ वर्टिकल सेक्शन, वीएस ऑफ लिफ। ओके, तो सेक्शन ऑफ लिफ आपको दिख रहा है, इसमें सबसे बाहर का जो लेयर है उसे बोला जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर है क्यूटिकल, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज क्यूटिकल। क्यूटिकल यानी कि एक वैक्सी लेयर होता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस नहीं होगा। हर एक लिफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। और दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिफ। लिफ इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। लिफ इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। तो नीचे का भी क्यूटिकल रहेगा, ऊपर का भी क्यूटिकल रहेगा। ऊपर का ये अपर एपिडर्मिस है, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो स्पेस है उससे हम बोलते हैं मेसोफिल। दिस इज सेक्शन ऑफ लिफ। और मेसोफिल यानी कि मिडिल प्लेस, मिडिल स्ट्रक्चर ऑफ द लिफ, क्योंकि फिल का मतलब लिफ होता है, PHY फिल यानी लिफ। कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, PHY फिल का मतलब होता है लिफ। So what do you mean by mesophyll region, which is present in the middle of the leaf? Hence it is called as mesophyll. तो क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण हमें लिफ ग्रीन कलर का दिखता है वो लिफ के ऊपर के सेल्यूलर लेयर में नहीं रहता है, बीच के सेल्यूलर लेयर में रहता है। Chloroplasts, they are present in the mesophyll region of the cell, of the leaf. Chloroplasts are present in the mesophyll region of the leaf. Clear? ये जो मिडिल रीजन है लिफ का उसे बोलते हैं मेसोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो वैरी करता है। हर एक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर रहेगा दैट वैरीज। यू सी, हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। Majority of chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. ये mesophyll क्या है आपको समझ में आ गया? Middle portion of the leaf is called as mesophyll. Fill means leaf, meso means middle. These are lens-shaped oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having variable length. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in mesophyll. ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas. Chlamydomonas ये एक ग्रीन अलगा का नाम है, उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट रहता है एक सेल में, लेकिन बाकी के सेल्स में 20 to 40 या बाकी के प्लांट सेल्स में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट्स रह सकते हैं। ओके, सो 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, and 20 to 40 per cell in the mesophyll. जो मैंने लिफ का मेसोफिल सेल आपको दिखाया था उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट रहते हैं? 20 to 40। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रीन डॉट 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 डॉट, ये भी स्ट्रक्चर देखिए, ये मेसोफिल रीजन है, यहाँ पे ग्रीन डॉट्स जो दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट्स।
और ये लीफ का सेक्शन दिखा है, स्टोमेटा दिखा है नीचे की तरफ। स्टोमेटा से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन या गैसियस एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा ज़्यादातर नीचे की तरफ रहते हैं, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ रहे ना तो बहुत ज़्यादा पानी बाहर चला जाएगा whenever stomata open. Hence, for water conservation, stomata are present at the lower part of the leaf. नीचे की तरफ रहते हैं। ये छेद है लिफ के ऊपर रहने वाले, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अभी क्लियर हो गया मैंने क्या बोला अभी, कि मेसोफिल रीजन में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in the stroma. You have seen thylakoids. Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins called grana. एक ही बोलेंगे तो ग्रानम है और many grana. और the intergrana thylakoids. In addition, ये क्या दिया है? Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins called as grana or intergranal thylakoids. ग्राना के बीच बीच में रहने वाली थैलाकोइड्स, ग्राना वहां पे रह सकते हैं या ग्राना के बीच बीच में भी थैलाकोइड्स रह सकते हैं, उनको बोलेंगे इंटरग्राना थैलाकोइड्स। यानी अगर पाइल होगा तो ठीक है, अगर पाइल नहीं है तो भी ऐसे सिंगल सिंगल कुछ थैलाकोइड रह सकते हैं, उनको बोलेंगे इंटरग्राना थैलाकोइड्स, क्योंकि इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। So the piles are present which are called as grana or such. They are actually all thylakoids as well as intergrana thylakoids. They are connected to each other. You see various connections are seen. And these connections are called as stroma lamellae or intergrana lamellae. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. Chlorophyll क्या करते हैं? They are light trapping pigments. इनके बारे में डेप्थ में स्टडी हम आगे जाके करने वाले हैं। The ribosomes of the chloroplasts are smaller 70s than that of the cytoplasmic ribosome. इनमें रहने वाले जो राइबोसोम्स रहते हैं ना, वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स से कई छोटे रहते हैं। So here we have completed chloroplast. Then what about chromoplast? प्लास्टिड्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? वेरियसली कलर्ड, और क्लोरोप्लास्ट मीन्स ग्रीन इन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार के क्रोमोप्लास्ट है, कलर्ड पिगमेंट्स है। प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली, और ग्रीन पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। मैं फिर से बताती हूँ, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट देयर इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल, and chlorophyll is present in chloroplast, which is an organelle.
So the pigment which is present, green pigment which is present in the chloroplast is chlorophyll. Apart from chlorophyll, the carotenoids are also present there, which are carotene or xanthophyll. Carotenoids are carotene or xanthophyll. मैं आपको लिखा के देती हूँ, लिखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फिर डैश देके लिखिए फर्स्ट नंबर क्लोरोफिल इन ब्रैकेट ग्रीन, सेकंड नंबर कैरोटीनॉइड्स, carotenoids, spelling is given in the textbook. Carotenoids के सामने डैश देके आपको लिखना है फर्स्ट नंबर देके कैरोटीन, CAROTENE, कैरोटीन इन ब्रैकेट ऑरेंज एंड xanthophyll, XANTHOPHYLL, xanthophyll in bracket yellow. So carotene and xanthophyll, orange and yellow pigments, they are included in carotenoids, okay, and chlorophylls are green in color. तो such photosynthetic pigments are present in the chloroplast. तो chloroplast में कौन से पिगमेंट है? कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल. लेकिन क्रोमोप्लास्ट में एंथोसाइनिन वगैरह रहते हैं. Variously colored pigments are present there. शुगर्स और स्टार्चेस बनाने में क्लोरोप्लास्ट मदद करता है, हैज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और क्रोमोप्लास्ट मदद करता है अट्रैक्टिंग फॉर पॉलिनेटिंग, क्योंकि फूलों के कलर या पत्तों के कलर जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं. फूल, पत्ते, फ्लावर्स, लीव्स and fruits, they are variously colored due to presence of chromoplast. These are also the plastids containing various pigments used to store pigments, act as an attracting for pollinating, क्योंकि फूलों के कलर जो होते हैं वो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं. यूज्ड फॉर सीड डिस्पर्सल. देखिए सीड डिस्पर्सल में क्रोमोप्लास्ट कैसे यूज होते हैं. आम का कलर अगर हरा है तो पत्तों में छुप जाएगा, लेकिन वो पकने के बाद पूरा येलो ऑरेंज कलर का हो जाता है. तब वो मंकीज या बर्ड्स को दिखने लगेगा. तब बर्ड्स आके उसे खाते हैं और कभी कभी दूर लेके जाते हैं, आम को दूर लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके ऊपर का आम खाके जो गुठली है वो फेंक देंगे कहीं, यानी गुठली से फिर से नया आम का पौधा आ सकता है. इसका मतलब क्या है कि अगर आम या टोमेटो या और भी कोई फ्रूट है वो पकने के बाद ग्रीन कलर का नहीं रहता है, दैट शोज कलर्स, वेरियस कलर्स. ये कलर्स क्यों है? ताकि उनको कोई तोड़े, एनिमल्स वगैरह, और कहीं और जाके फेंके ताकि उनका डिस्पर्सल हो. So for dispersal also, chromoplasts, they are helping. They give color to flowers and colored leaves. जो ग्रीन के अलावा भी कभी कभी पत्तों में कलर्स होते हैं ना, they are due to chromoplast. और जो फलों के कलर्स होते हैं they are due to chromoplast. You see? Chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments, which are responsible for trapping light energy essential for the photosynthesis. So chlorophyll and carotenoids, they help in photosynthesis and they are the part of chloroplast. In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like carotene and xanthophylls. अभी मैंने बताया कि कैरोटीन ये ऑरेंज शेड में रहते हैं
और xanthophyll ये येलो के शेड्स में रहते हैं। आप लिखिए, बोथ आर एक्चुअली फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स, है ना। दे आर मॉडिफाइड फैट्स or derived fats. Carotenoids, they are derived fats, hence they are fat soluble. So such pigments, they are what? Fat soluble, like carotene and xanthophylls and other are present. क्रोमोप्लास्ट में ये रहते हैं, कैरोटीनॉइड्स और xanthophylls रहते हैं क्रोमोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड रहेंगे। ओके, कंपैरेटिव स्टडी किया करो बेटा, और हर एक लाइन को याद करना, मगअप करना, ये पहली स्टेप है। दिस गिव्स द part of the plant a yellow, orange or red color. The leucoplast, leuco का मतलब होता है सफेद, leuco अंडरलाइन करके लिखो वहां पे white, are colorless plastids of the varied shapes and sizes with stored nutrients. अब ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार यहाँ पे दिए हैं। These are the parts of leucoplast. Kinds of leucoplast: amyloplasts, elaioplasts and aleuroplasts are the kinds of leucoplast. Amyloplasts store carbohydrates, starch. अमाइलो ये शब्द वैसे भी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, polymers are the polymers of glucose, they are starch. Then starches are present in the potato. Sweet potato also consists of starches. Elaioplast store oils, oil से related है ये शब्द, and fats, whereas अल्यूरोन ये शब्द प्रोटीन से रिलेटेड है, याद करो। अल्यूरोन ये शब्द प्रोटीन से रिलेटेड है। सो अल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। हर एक लाइन याद करनी है बेटा। अब एक लास्ट पार्ट बचा है सिर्फ अपना सेल का, दैट इज द साइटोस्केलेटन, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। Okay, bye, take care.